Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Sayyidul Karan Bukhari. Please like, share and subscribe our channel ZB Chemistry. हमने 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी और सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन। और आज हमारे पास एक थर्ड पॉइंट है उसके हवाले से हमारे पास टॉपिक है 6.52 इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था सॉल्यूशन वाला, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अब हम थर्ड जो टर्म इसमें डिस्कस करनी है, पहले हमने सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन की थी और उसके अलावा फिर उसमें उसके कुछ यानी कि प्रिंसिपल्स थे वो डिस्कस किए थे, और उसके अलावा फिर हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो इंटरेक्शन होती है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हमारे पास जो थर्ड इसकी एक क्वालिटी है जिसको स्टेप कह लें, वो हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नहीं कि अगर आमतौर पर तो ये कहा जाता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। आम तौर पर यही सुनने में आया है और यही ऑलमोस्ट जो टीचर्स है यही पढ़ाते हैं। बट इसमें भी हमारे पास एक डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो, बल्कि इसमें कुछ केसेस हैं हमारे पास, उन केसेस में कुछ भी हो सकता है। यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। हो सकता है कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें आप और सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो जाए, और ऐसा भी मुमकिन है कि उसमें से कुछ भी ना हो, यानी कि ना डिक्रीज़ हो ना इंक्रीज़ हो, बल्कि वो रिमेन कांस्टेंट रहे। तो हम अगर इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर के, यही बात ऑलवेज हमें सुनने में आती है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। यानी कि हमारे पास दुरुस्त नहीं है, हमेशा हर केस के ऊपर लागू नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो इस इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इसको 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया। अब वो 3 कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं हमारे पास, 3 केसेस कौन कौन से हैं। पहला केस है हमारे पास कि व्हेन इन केस व्हेन हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, यानी कि एक ऐसा केस जिसके अंदर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। दूसरे केस में हमारे पास क्या होता है कि जो हीट होती है वो रिलीज़ होती है, गिवन आउट होती है, ठीक हो गया। और तीसरा केस हमारे पास क्या है, नो चेंज इन हीट, यानी कि चेंज में ना तो हीट इवॉल्व होती है, ना ही एब्जॉर्ब्ड होती है, ना रिलीज़ होती है। सिर्फ क्या होता है उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती, बल्कि जो टेम्परेचर है हमारे पास वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें अगर फर्स्ट केस को यहाँ पर, कि हमारे पास फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर कैसे आया, फर्स्ट केस में हमारे पास है हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, कि जब हीट क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अगर हम यहाँ पे एक लेते हैं टेस्ट ट्यूब, ठीक है, अगर हम उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास कुछ साल्ट्स हैं, लाइक हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड है और सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3 एक्सेट्रा वगैरह, ये हमारे पास साल्ट्स हैं। अगर हम एक लेते हैं टेस्ट ट्यूब लेते हैं, हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या लेते हैं, वाटर। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या लेते हैं, वाटर, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो साल्ट्स है हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड या NaNO3, हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं। अब आप लोग फील करेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है वो आपकी क्या हो गई है, जो आपकी ठंडी हो गई, यानी कि आपको कूल जो इफेक्ट है वो शो करेगी। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो हीट है वो हमारे पास क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, और इसी वजह से जो आपके पास जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या हो गई है, कोल्ड इफेक्ट है, यानी कि वो कूल हो गई, ठंडी हो गई है। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। यानी कि जिस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें कि आखिर जो हमारे पास ये इफेक्ट है वो कूलिंग इफेक्ट हमें क्यों शो हुआ है, आखिर हमें क्यों ठंडी शो हुई है। अगर हम ऐसे इसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि हमारे पास NaNO3 है, अगर हम इसको इसके अंदर वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो जिसके जो इसके अंदर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पाई जाएगी ना। हमने ये पहले बार डिस्कस की थी कि जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 किस्म के केसेस आते हैं, या तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होती है वो ग्रेटर हो जाती है, या फोर्स ऑफ रिपल्शन ग्रेटर हो जाती है। तो इसके आइंस के अंदर भी तो क्या है, हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो इस जो N, ये हमारे पास आइंस बन जाएंगे, जैसे हम डिसोसिएट करेंगे तो ये आइंस बन जाएंगे। अब इसके अंदर जो ये फोर्स पाई जाती है, इसको ब्रेक करने के लिए जो यहाँ पे फोर्स जो ली जाएगी वो सराउंडिंग मालिक्यूल से ली जाएगी, यानी कि जो उसकी एनर्जी है, जो यहाँ से फोर्स ली जाएगी वो सराउंडिंग जो मालिक्यूल्स होंगे वहाँ से ये लेकर इसको क्या कर देंगे, ब्रेक करेंगे। और जैसे ही सराउंडिंग के मालिक्यूल से लेंगे तो जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग मालिक्यूल्स की कम हो जाएगी और वो अब्जॉर्ब हो जाएगी। सो इसी वजह से जो हमारे पास इफेक्ट है वो क्या होगा, कूल इफेक्ट होगा, यानी कि एनर्जी सराउंडिंग के मालिक्यूल्स के अब्जॉर्प्शन की वजह से जो इफेक्ट है वो हमारे पास क्या होगा, कूल होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि इस केस के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारे पास इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, तो इसमें जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। यानी कि अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा इस केस के अंदर, किस केस के अंदर जिसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी,
तो इसमें जो हमारे पास सोलबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे इसकी ओवरऑल इक्वेशन की बात करें तो जैसे कि हमने पहले बात की, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट में हमारे पास सॉल्वेंट है, हमारे पास सोल्यूट भी हमने उसके अंदर ऐड किया, सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, सोल्यूट हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड साल्ट कह लें, और उसके अंदर क्या हो गया, हीट भी अब्जॉर्ब्ड हुई है, उसके बाद जाकर रिएक्शन हुआ है और उसके बाद जाकर जो है हमारे पास जो बना है उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे केस की, कि दूसरे केस जिसके अंदर क्या होगी, हीट इज़ गिवन आउट, यानी कि जिसमें हीट क्या होगी, रिलीज़ होगी। इसके अंदर हमारे पास जैसे कि साल्ट है, हमारे पास लिथियम सल्फेट है या सीजियम सल्फेट है। अगर हम इस साल्ट को इस पहले हमने NaNO3 ऐड किया था, अब हम लिथियम सल्फेट को यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो ये भी क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, जो हीट है वो रिलीज़ होगी और जो आपको टेस्ट ट्यूब है वो कोल्ड महसूस नहीं होगी, बल्कि वो कोल्ड, उसका जो इफेक्ट होगा कोल्ड नहीं होगा बल्कि वो वार्म होगा, यानी कि गर्म हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। अब वो, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे, यानी कि ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस हैं दोनों आपस में। इसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं और इसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और अगर हम इसकी यहाँ डेफिनेशन की बात करें एक्सोथर्मिक प्रोसेस की, तो हमारे पास बन सकती है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो मालिक्यूल्स की जो फोर्सेज हैं वो क्या होती हैं, आपस में स्ट्रॉन्गर होती हैं, यानी कि सोलबिलिटी में क्या होगी, जो हमारे पास सोल्यूट और उनके आपस में इंट्रैक्शन है वो तो, जो आपस में आयंस की इंट्रैक्शन है वो तो वीक है, लेकिन जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंट्रैक्शन है वो हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, और स्ट्रॉन्गर होने की वजह से जो है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। सो इस वजह से जो हमारे पास टेम्परेचर है वो क्या होता है, इसका इंक्रीज़ हो जाता है और ये हमें वार्म इफेक्ट जो है वो शो करती है टेस्ट ट्यूब। इसीलिए अगर हम यहाँ पे सोलबिलिटी की बात करेंगे, जो सोलबिलिटी हमारे पास वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, तो ये हमारे पास इसके उलट है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, जो सोलबिलिटी हमारे पास है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम इक्वेशन की बात करें कि हमारे पास सॉल्वेंट है और सोल्यूट है, और अगर हम इसके रिएक्शन आगे करवाएं तो जो हीट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी और हमारे पास सोल्यूशन फॉर्मेशन होगी, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अब हमारे पास थर्ड केस है एक, कि जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर नो चेंज इन हीट, कि ना ही इसके अंदर हीट अब्जॉर्ब्ड हो रही है और ना ही इसके अंदर हीट क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। तो इसमें क्या होगा इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, यानी कि जो टेम्परेचर है वो ऑलवेज क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें हम जैसे कि हम बात करते हैं, हम आम रूटीन में हम पानी के अंदर क्या ऐड करते हैं, नमक ऐड करते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड हम ऐड करते हैं। आप लोग देखते हैं कि उसमें कोई भी आपको इफेक्ट शो नहीं होता, ना ही कूल, जैसा उसका पानी का टेम्परेचर पहले था वो वैसे ही रहता है, ना कूल होता है ना ही वार्म होता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे ये सिंपल से एग्जांपल है हम यहाँ से कर सकते हैं कि हमारे पास इसमें ना तो हीट अब्जॉर्ब होगी और ना ही रिलीज़ होगी। और इसमें जैसे कि एग्जाम्पल हम लाइक NaCl अगर ऐड करते हैं वो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर के अंदर, तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल बन जाएगी और हम उसको नोट भी कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास ये था, हमारे पास 3 इसकी टाइप्स थे और इस बुक के अंदर एक ग्राफ भी दिया हुआ है, और उस ग्राफ में हमारे पास टेम्परेचर का जो वेरिएशंस हैं वो दिखाई गई हैं हर साल्ट की, और टेम्परेचर सर क्या क्या वेरिएशन हो गई, जैसे पोटाशियम क्लोराइड की भी दिखाई हुई है, सोडियम नाइट्रेट की भी दिखाई हुई है, लिथियम सल्फेट की दिखाई हुई है, सीजियम सल्फेट की भी दिखाई हुई है, सोडियम क्लोराइड की भी दिखाई हुई है। तो वो आप लोग बुक से कर लीजिएगा। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इस बात को डिस्कस किया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।